गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। परिश्रम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अलावा सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं तथा माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि वो हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाए तथा अपने लक्ष्य तक या हमारे लक्ष्य तक हमें पहुँचने में हमारी मदद करे। देखो दोस्तों, माँ सरस्वती के आशीर्वाद और एक विधि विधान से कार्य शुरू करने से एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम बीच से ऐसे वैसे वीडियो कुछ भी नहीं डालते हैं, लगातार कंटिन्यूसली वीडियो डालते हैं। सबसे पहले हमने प्राचीन काल इतिहास काल की बात की थी, उसके बाद में राजस्थान की सभ्यताओं की बात की थी। सभ्यताओं के बाद में हमने देखा कि वैदिक काल के अंदर राजस्थान का क्या महत्व था, मतलब वैदिक काल के अंदर, जब भारत के अंदर वैदिक काल था उस समय राजस्थान का क्या इम्पोर्टेंस था। वैदिक काल के अंदर बाद जब भारत के अंदर मौर्य काल आया था, गुप्त काल आया था, वर्धन वंश आया था, उस समय राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्थान चर्चित थे। अब हम इतना सब पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को जानने की जो तत्व है, या राजस्थान को जानने के अंदर कौन कौन सी सहायक सामग्री काम में ली जाती है, या राजस्थान को जानने के सहायक तत्व है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ध्यान से देखना दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोत एग्जाम में क्वेश्चन आने की पहले वाली सी बात नहीं रही है। समझ के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, टफ एरिया से क्वेश्चन आते हैं कि बंदा पढ़ता है, कितना पढ़ता है, कितनी उसकी माइंड की कैपेसिटी है याद करने की, इन सब के आधार पर प्रश्न आते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक स्रोत राजस्थान के इतिहास को जानने में तो एक नंबर पे लेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। 2 नंबर पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे साहित्यिक स्रोत, और 3 नंबर के अंदर हम इसके अंदर शामिल करेंगे इतिहासकार। कौन कौन से इतिहासकार हैं जिनको पढ़ने से हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर देखो क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर एक तो होते हैं अभिलेख, और इन्हीं अभिलेखों को 3-4 नामों से हम जान सकते हैं। इन अभिलेखों को देखो कौन कौन से नामों से जान सकते हैं। सबसे बड़ा जो अभिलेख होता है, सबसे बड़े पत्थर के ऊपर जो खोदा जाता है वो तो क्या कहलाते हैं, शिलालेख कहलाते हैं। उसके बाद में है स्तंभलेख, मतलब शिलालेख से छोटे पत्थरों पर लिखे जाते हैं। शिलालेख तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर लिखे जाते हैं। अशोक महान का नाम पढ़ा होगा, उनके स्तंभलेख 8 थे, जबकि शिलालेख कितने थे, 14 उनके शिलालेख थे। बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर शिलालेख, उनसे छोटे पत्थरों पर स्तंभलेख। इसके बाद में तीसरे हैं यहाँ पर गुहालेख, और चौथे हैं प्रशस्ति। गुहालेख देखो, गुफाओं के अंदर जो लेखन का कार्य किया जाता है एज भित्ति चित्रों के रूप में, वहाँ पे दर्शाने का भी प्रयास किया जाता है कि ये वो व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, ये फलाना कार्य कर रहा है। इस प्रकार जो भी उसकी बातें लिखी जाती हैं तो वो गुहालेख हो गए। प्रशस्ति का थोड़ा सा ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे पर राज सिंह द्वारा बनाई गई राज प्रशस्ति है। प्रशस्ति वो होती है जिसके ऊपर वह पत्थर जिसके ऊपर किसी व्यक्ति या वंश की संपूर्ण जीवनी लिखी होती है वो क्या कहलाती है, प्रशस्ति कहलाती है। या तो किसी अकेले व्यक्ति या किसी पूरे वंश के बारे में। जैसे हम इससे बात करें, इस राज प्रशस्ति के ऊपर बप्पा रावल से लेकर राज सिंह के बाद विजय सिंह शासक बना था, उस तक की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो प्रशस्ति ध्यान रखना, पत्थर पे ये बनी होती है, लेकिन किसी वंश तथा व्यक्ति के जीवनी पर आधारित होती है। गुहालेख, गुफाओं के अंदर स्तंभलेख, छोटे स्तंभों के अंदर जो भी कार्य लिखे जाते हैं, और शिलालेख। स्तंभलेख की बात करें तो अपने बेराट से अशोक का मिला था, जिसके ऊपर बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए थे। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से संबंधित था। शिलालेख की बात करें तो बड़े पत्थरों पर जो संपूर्ण जानकारी देते हैं शिलालेख कहलाते हैं। ये अभिलेख प्राचीन काल से लिखे जाते थे। 2 चीज़ देखो, इनकी जो शुरुआत थी ना, शुरुआत
वो शुरुआत मानी जाती है ईरान देश से। दूसरी इनकी इम्पोर्टेंट, भारत में इसकी जो शुरुआत ना, भारत में शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत में शुरुआत किसने की थी? अशोक महान ने। किसने की थी? अशोक महान ने। और जिस सब्जेक्ट के अंदर या जिस विषय के अंदर अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एपियोग्राफी। क्या कहते हैं? एपियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गई अपने पुरातात्विक स्रोतों के अंदर पहली बात, अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपियोग्राफी में किया जाता है। शुरुआत ईरान से मानी जाती है, भारत में शुरुआत अशोक महान के समय मानी जाती है। अभिलेख शिलाओं के ऊपर लिखे अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनको शिलालेख सबसे बड़े होते हैं, जिससे बड़ा कोई होता ही नहीं है वो तो शिलालेख, स्तंभलेख, इससे छोटे पत्थरों पर लिखे होते हैं। गुहालेख, गुफाओं में प्रशस्ति, छोटे पत्थरों के ऊपर किसी व्यक्ति या वंश की जीवनी लिखी होती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो जैसे जैन धर्म से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित, जो पाली भाषा के अंदर और ब्राह्मी भाषा के अंदर साहित्य लिखा गया था। इसके अलावा बात करें तो जो भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, पृथ्वीराज विजय लिखी गई है, मोहनोद नैनश्री ख्यात लिखी है, दयालदासरी ख्यात लिखी हुई है, वंश भास्कर सूर्य मसरल द्वारा लिखी हुई है। ये सब क्या है? राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। इतिहासकार की बात देखें तो राजस्थान के इतिहास के जानने में दो प्रकार के इतिहासकार आएंगे। एक तो आएंगे विदेशी, और विदेशी का आपने देखा ही होगा कर्नल टोड। और इसके अलावा बीकानेर के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण था एलपी टेसीटोरी। और एलपी टेसीटोरी कहाँ का था? इटली के उद्दिने शहर का था। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने बताया था कि यहाँ किसी न किसी प्रकार की पुरानी सभ्यता है तो वो एलपी टेसीटोरी थे। गंगा सिंह के समय राजस्थान आए थे। बीकानेर के इतिहास लिखने की जिम्मेदारी इनको किसने सौंपी थी? गंगा सिंह ने। कर्नल टोड आपको पता है 1782 को एलिंगस्टन शहर स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था। 1805 में दौलतराव सिंधिया के घराने के अंदर कहाँ पे आए थे? एमपी ग्वालियर में आए थे। और 1806 में कहाँ पे आ गए थे? उदयपुर। 1818 से लेकर 1822 तक मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट भी कौन बने थे? कर्नल टोड। और 1822 में बीमारी के कारण इस पद से इन लोगों ने इसने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। पूरे राजस्थान का भ्रमण किया और राजस्थान के राजपूतों के ऊपर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान नाम इन्हीं को ने दिया था, जिनका नाम क्या है? कर्नल टोड, घोड़े वाला बाबा कहलाता है। राजस्थान की बात करें तो नैनसी है, बांकीदास है, दयालदास है, इसके अलावा दिल्ली का खुसरो है जो भी राजस्थान के अंदर आया था। इसके अलावा दिल्ली से बदायूनी है जिसने हल्दी घाटी युद्ध की चर्चा की थी। इसके अलावा हम देखें तो और भी है, सूर्यमल मिश्रण है, पृथ्वीराज राठौड़ है। इन सब की हम चर्चा करेंगे। अब देखो पढ़ेंगे किस प्रकार। ऐतिहासिक स्रोत के अंदर सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत अभिलेख के बारे में जानकारी लेंगे। शिलालेख पढ़ेंगे, स्तंभ, गुहालेख और प्रशस्ति, जितने भी 20-25 राजस्थान के अंदर है इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तरीके से समझना पड़ेगा। अगर समझ विकसित कर लेते हो आप तो ये हिस्ट्री आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, याद आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। जो भी 10-15 पुस्तक है राजस्थान के इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी देती है उनका अध्ययन करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें जब जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब बरोबर के अंदर साथ में चलती रहेगी। उस समय आपको जरूर हार्ड लगेगी। अगर हम पहले नहीं पढ़ते तो उस समय आपको हार्ड लगती, लेकिन अगर हम इसको पहले से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन इसका फ्यूचर है पूरे इतिहास के अंदर देखा जाएगा ये। और पूरे इतिहास में जब जब इसकी बात चलेगी तो भी आदमी थानबेरो कि जको आदमी जगह जगह काम आवा भी हमेशा जब भी राखना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए। सेम टू सेम यह बात है, अननाराज कौन करना, जगह जगह आएंगी ये चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको तथ्य मिलेगा। अपन भी के बारे में इतिहासकार ही नैनसी है, बांकीदास, दयालदास, खुसरो और बदायूनी, और विदेशी कर्नल टाड है, एलपी टेसीटोरी है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान में जितने भी अभिलेख या शिलालेख मिले इनके बारे में। राजस्थान के अंदर जितने भी अभिलेख मिले या राजस्थान के अंदर जितने भी शिलालेख मिले, सबसे पहले हम उन शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान के संबंध में शिलालेखों में क्या जानकारी मिलती है। तो पहले पढ़ेंगे हम 1 नंबर पर शिलालेख। शिलालेख
लेख या जिनको हम बोल सकते हैं अभिलेख। शिलालेख अलग अलग पढ़ेंगे मित्रों, याद करने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। पहला है बड़ली। बड़ली, और ये स्थित भी कहाँ पे है? बड़ली गांव अजमेर के अंदर स्थित है और इसके पास एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है भिलोत माता का मंदिर। इसकी बात करें आयु, तो आयु की बात करें तो ये लिखा गया था 443 ईसा पूर्व में लिखा था। याद रखना दोस्तों, यही चीज इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्राचीनतम या प्रथम अभिलेख किसको माना गया है? बड़ली को ही माना गया है। अब इसकी बात करें, इसके जो खोजकर्ता ना, खोजकर्ता वो खोजकर्ता है इसके गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वर्तमान में ये जो अभिलेख है ये अपने जहां पे रखा हुआ है वो रखा हुआ है अजमेर संग्रहालय में। अजमेर संग्रहालय के अंदर, जिसका पहले नाम था राजपुताना संग्रहालय। दोबारा देखना भाई, एक चीज और बता देता हूं साथ ही में इस अजमेर संग्रहालय की बात है 1907 की। 1907 के अंदर अंग्रेजों ने अजमेर के अंदर राजपुताना संग्रहालय खोला और इस संग्रहालय के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? गौरी शंकर। याद करना, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बड़ली का भी संबंध आपस में याद भी हो जाएगा पूरा का पूरा। बड़ली गांव अजमेर के अंदर मंदिर है, भिलोत माता के मंदिर के पास। आयु है 443 ईस्वी पूर्व है। राजस्थान का प्राचीनतम या प्रथम शिलालेख इसी बड़ली को माना गया है। खोज करता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसको खोजने के बाद इन्होंने अजमेर संग्रहालय या राजपुताना संग्रहालय में रख दिया गया। राजपुताना संग्रहालय की स्थापना 1907 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को क्या बनाया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। बड़ली के बाद में अजमेर में ये दूसरा भी, देखो दोनों अजमेर के पढ़ लेंगे हम, और दोनों अजमेर के अंदर है, जिसका नाम है हरिकेली शिलालेख। और हरिकेली शिलालेख है, और हरिकेली क्या है कि नाटक भी है। और ये नाटक किसका? अपना बिसल देव का। किसका? ये बिसल देव का। हरिकेली की इंपॉर्टेंट बात देखें तो हरिकेली संस्कृत भाषा के अंदर है। संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखा हुआ है। दूसरी बात करें तो इसके लिखवाने वाले व्यक्ति थे विग्रहराज चतुर्थ, या जिनका क्या नाम था? बिसल देवी नाम था भाई। इनके हम स्थान की बात करें तो अजमेर में आप जाओगे ना, तो अजमेर में एक तो बनी हुई है, यहाँ पर पहाड़ियों के बीच से हम गुजर के जाएंगे, आना सागर झील से चलेंगे, पहाड़ियों के बीच से हम गुजर के यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बाजार आएगा, उसके बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह आएगी। ये थोड़े से खड्डे के अंदर दिखाई देती। इसके सामने अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक प्राचीन भवन सा दिखाई देता है और टूटा फूटा सा दिखाई देता है, और वही क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। राजस्थान का प्रथम पीर या जो उर्स लगा था वो भी कहाँ पे लगा था? इसे 2.5 दिन के झोपड़े में पीर पंजाब साहब का लगा था। अगर पूछ लें जिसकी शुरुआत मानी जाती है पीर पंजाब साहब की, इसी के अंदर मानी जाती है। इस हरिकेली की बात करें तो ये 4 शिलालेखों पर स्थित है। 4 शिलालेखों या 4 पत्थरों पर खुदा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे सांबर के चौहानों को चंद्रवरदाई कहता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, वैसे ही सांबर के चौहानों के बारे में बिजोलिया अभिलेख कहता है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। उसी प्रकार हरिकेली शिलालेख सांबर के चौहानों को क्या कहता है? सूर्यवंशीय बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। क्या बताया है? सूर्यवंशीय बताया है।
तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जब अगर हम पहले ये शिलालेख ढंग से पढ़ लेंगे, इनको समझ लेंगे, तो फ्यूचर के अंदर जो भी हम इतिहास के अंदर जो भी हार्ड चीज़ आएगी, ये सब यही आएंगे और सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। दोबारा देखो भाई, शिलालेख बड़ली गांव अजमेर मंदिर भिरोत माता आयु 443 ईस्वी पूर्व प्राचीन तथा प्रथम अभिलेख माना गया है। खोजकर्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा और लिखा कहाँ पे हुआ है, अजमेर संग्रहालय, जिसको राजपुताना संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हरिकेली शिलालेख, संस्कृत भाषा में विग्रहराज चतुर्थ या भिसल देव ने इसका निर्माण करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर 4 शिलालेखों या 4 पत्थरों पर स्थित है। 2 शिलालेख आएंगे जिनमें पत्थरों की काउंटिंग पूछी जाती है कि कितने कितने पत्थरों के ऊपर है। इसके अलावा इस शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि जो सांबर के चौहान थे वो कौन से वंश के थे, सूर्य वंश के थे। 2 शिलालेख पढ़ लिए। 2 शिलालेखों के बाद में अब चलेंगे हम, एक नगरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर थी, चित्तौड़गढ़ में थी। और नगरी सभ्यता की खोज 1904 के अंदर किसने की थी, D.R. भंडारकर ने की थी। राजस्थान का पहला खोजा गया स्थल भी किसको माना गया है, इसी नगरी सभ्यता को माना गया है। दोस्तों पढ़ा करो, सब बातों को याद रखा करो। पहले आपको, अब हम सिर्फ अपनी नींव का निर्माण कर रहे हैं। देखो घर भी आप नींव लगाओ तो भी थोड़ा जोर आवा, काम भी धीरे चल रहा है, अपन पतो ही बात को। बहुत सा तो आपने वीडियो बिना नींव या ऊपरों टेक्या रखे, इन्हें बिनू आप पढ़ के इंटरेस्ट जरूर ले सका, लेकिन आप अपने इतिहास को शानदार निर्माण को नहीं कर सका, क्योंकि वह चाहे 2 बात कम हो जाओ, चाहे बत्ती हो जाओ, चाहे इंटरेस्टेड हो जाओ, लेकिन वह आपने कुछ ही टाइम के लिए याद रहे। क्योंकि बिना नींव की चीज़ ऊपर उबड़ खाबड़ रहा करे। आप पूर्णतः नींव से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि नींव में अंदर टाइम लगेगा, जोर भी आओगे, लेकिन फिर भवन को निर्माण आओगे तो भवन भी शानदार निर्मित होगा। तो ये चीज़ को थाने स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बाद में आप बात करा, आपनो जो वो आगलो अभिलेख है वो आपनो घोसुंडी अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख। और यो घोसुंडी अभिलेख है जो आपने नगरी सभ्यता ना नगरी या घोसुंडी गांव, और यो घोसुंडी गांव कठे पड़ा है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इस घोसुंडी शिलालेख की बात करें तो ये 2री शताब्दी पूर्व मिला था, शताब्दी पूर्व मिला था। इसको हम बोल सकते हैं राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है। और इसकी जो लिपि है, लिपि वो लिपि है इसकी ब्राह्मी, और इसकी जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत। नगरी के अंदर मिला था। तो इसके जो खोज करता है, ध्यान रखना भाई, पहले ही बता चुका हूं, वो भीलवाड़ा के हैं जिनका नाम है श्यामलदास दधावड़िया। और ये श्यामलदास दधावड़िया साहब ने 1887 में इसकी खोज की थी। और ये साहब अपने भीलवाड़ा के हैं, पहले भी बता चुका हूं। और इनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद, जिसके अंदर कुंभा का शानदार वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसको पढ़ने वाले व्यक्ति की बात करें तो इसको पढ़ने वाले व्यक्ति थे D.R. भंडारकर। और D.R. भंडारकर ने ही नगरी सभ्यता की खोज भी की थी। इसके अलावा इसकी बात करें, 2री शताब्दी में बना हुआ है। इसके अंदर जो जानकारी मिलती है ना, जानकारी वो एक वैष्णव या भागवत धर्म के बारे में मिलती है। और ये एक वैष्णव मंदिर के ऊपर बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम वैष्णव माना जाता है। राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म की सबसे पहले जानकारी कौन से अभिलेख से मानी जाती है, घोसुंडी अभिलेख से मानी जाती है। इसके अलावा कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ के वंश हुआ करता था गजवंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका शासक था सर्वतात। और सर्वतात के अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी कहाँ से मिलती है, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर के अंदर अश्वमेध यज्ञ किया था सवाई जयसिंह ने। जो जल महल बनाया था उसने मानसागर झील के अंदर
अपने ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत करने के लिए उसमें उन्होंने अश्वमेघ में आए अतिथियों को ठहराया था। अगर आप दूसरे अश्वमेघ की बात करते हो राजस्थान में, तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? घोसुंडी अभिलेख से मिलती है। गजवंश का शासक था सर्वताज, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। घोसुंडी अभिलेख नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, 2री शताब्दी पूर्व का है। राजस्थान का दूसरा प्राचीन भी बोल सकते हैं, लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है, खोजकर्ता श्यामलदास धधावड़िया है। पढ़ने D.R. भंडारकर ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। धधावड़िया ने वीर विनोद लिखी थी। कुंभा का शानदार वर्णन करते हैं, ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे। यही प्रश्न पूछा गया था कि श्यामलदास धधावड़िया का संबंध कौन से जिले से है? भीलवाड़ा से। गोसुंडी से जो जानकारी मिलती है, 2 जानकारी मिलती है, एक तो वैष्णव भागवत धर्म तथा पहले भागवत धर्म के पहले मंदिर की, तथा गजवंश के राजा सर्वताज द्वारा करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ की भी इसके द्वारा जानकारी मिलती है। अब हम इसके आगे तीसरा जो अभिलेख पढ़ेंगे वो है अपने रणथंभौर दुर्ग के पास स्थित, या जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके भीतर स्थित पढ़ेंगे। 2 पढ़ेंगे एक साथ, दोनों ही कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। एक का नाम है अपने कुंभलगढ़, और जो दूसरा बना हुआ है उसका नाम है जगन्नाथ शिलालेख। जगन्नाथ शिलालेख, ये जो जगन्नाथ शिलालेख है इसका निर्माण किया गया था 1652 के करीबन। एक आपने उदयपुर में मंदिर पढ़ा है, जगदीश मंदिर, जिसको सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। जगत सिंह फर्स्ट ने जिसको बनाया था, अर्जुन मुकुंद व भाणा जिसके शिल्पकार थे। जगदीश मंदिर जो पिछोला झील के किनारे है, इसी जगदीश मंदिर के पास बना हुआ है जगन्नाथ शिलालेख। इस शिलालेख के जो लेखक माने गए हैं वो लेखक माने गए हैं करसण भट्ट। अब इंपॉर्टेंट बात है, इस जगन्नाथ शिलालेख में जानकारी किस बात की मिलती है? इस जगन्नाथ शिलालेख में एक तो चारुमती के विवाह की जानकारी मिलती है। आपको इतिहास में पढ़ाएंगे, अजमेर के किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जिसके पास विवाह का न्योता भेजा औरंगजेब ने। चारुमती ने दूसरे धर्म का होने के कारण विवाह के लिए मना कर दिया और खुद एक लेटर लिखा मेवाड़ के शासक राज सिंह को। हालांकि राज सिंह और औरंगजेब एक अच्छे मित्र थे, लेकिन चारुमती तथा धर्म की बात बीच में आने के कारण दुश्मनी हो गई, तथा राज सिंह चारुमती के साथ विवाह करने के लिए किशनगढ़ पहुंच गए, जिसकी बदौलत उनको औरंगजेब के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा था। तो चारुमती जो विवाद था, या चारुमती का विवाह जो विवाद था राज सिंह के साथ, उसकी जानकारी जगन्नाथ शिलालेख में मिलती है। इसके अलावा एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है जो हम कभी नहीं भूल सकते। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा गया था। तो याद रखना बच्चों, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी भी कौन से अभिलेख के अंदर मिलती है? जगन्नाथ शिलालेख के अंदर मिलती है। दोबारा देखो भी, जगन्नाथ शिलालेख 1652 के करीबन इसके लिखने की जानकारी मिलती है। जगदीश मंदिर, जिसको सपनों में बना मंदिर कहते हैं, जिसकी स्थापना जगत सिंह ने करवाई थी पिछोला के किनारे। लेखक हैं इसके कौन है? करसण भट्ट। जानकारी मिलती है चारुमती विवाह है तथा हल्दी घाटी युद्ध की इसके अंदर जानकारी मिलती है। दूसरा देखें कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ है, ये जो कुंभलगढ़ है इसका जो स्थान है वो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग ही है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? ये उदयपुर के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है। और कुंभलगढ़ के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है कुंभ स्वामी, या इस मंदिर को मामा देव का कुंड या मंदिर भी बोल सकते हैं। इसके पास ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति बनी हुई है। ध्यान रखना भी 5 शिलालेखों पर है। ये 5 शिलालेखों का मतलब है ये 5 पत्थरों के ऊपर बनी हुई है। इसके जो लेखक की बात करें हम, तो लेखक के बारे में कहा जाता है कि इसके लेखक कान्हा व्यास थे। लेकिन एक व्यक्ति जो भारतीय इतिहास या राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसका नाम आप बार बार सुनेंगे, गौरीशंकर ओझा कहता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? अपने अत्रि पुत्र महेश हैं। हालांकि ये जानकारी गलत है,
लेकिन अगर स्पेशल पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक गौरी शंकर ओझा के अनुसार कौन है, तो वो महेश है। हालांकि वैसे इसके लेखक कौन है, कान्ह व्यास है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर हमें दो जानकारी मिलती है। एक तो आप बप्पा रावल का नाम सुनते हो, बप्पा रावल के बारे में आपने सुनते हो कि बप्पा रावल एक ग्वाला था जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से बाद में मेवाड़ का शासक बना था। किसके आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। ये जो आशीर्वाद वाली कहानी है बप्पा रावल और हारित ऋषि की, तथा मेवाड़ राज्य के अंदर बप्पा रावल ने अपने राज्य की स्थापना की थी या गुहिल सत्ता की स्थापना की थी, ये इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। ये प्रशस्ति लगभग कुंभा के समय की है, 1460 ईस्वी की। इसके अलावा इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दूसरी जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति का नाम सुनोगे आप गुहिल, और दूसरे का नाम सुना होगा आपने बप्पा रावल। देखो, राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं तो पहले गुहिल पैदा हुआ था, जिसको गुहादित्य भी बोलते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में भीलों को पराजित करके गुहिल वंश की नींव रखी थी। थोड़े समय पश्चात बप्पा रावल आया था, जिसने भी इस क्षेत्र में गुहिल वंश की सत्ता की स्थापना, इसने वंश की स्थापना की थी, इसने सत्ता की स्थापना की थी। हालांकि गुहिल पीढ़ी के अंदर बड़ा था, ये छोटा था, लेकिन कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसको अलग दर्शाती है। बप्पा रावल का पुत्र बताती है गुहिल को, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर पूछ ले ये बात कि कौन सी प्रशस्ति के अनुसार गुहिल बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, तो वो कौन सी प्रशस्ति, अपनी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और जगन्नाथ शिलालेख या जगन्नाथ प्रशस्ति दोनों ही उदयपुर के अंदर है, एक पिछोला के किनारे है और दूसरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग वाली कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्यामिया मामादेव कुंड के पास स्थित 5 शिलालेखों 5 पत्थरों पर है। कान्हावास ने इसको लेखन का कार्य किया था। ओझा के अनुसार इसको किसने लिखा था, महेश ने लिखा था। जो इसकी भाषा है वो भाषा कौन सी, इसकी संस्कृत भाषा है। जानकारी मिलती है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने गुहिल सत्ता की स्थापना की थी। एक तो ये जानकारी मिलती है, दूसरी गुहिल बप्पा रावल का पुत्र था, जो जानकारी गलत है। जगन्नाथ शिलालेख 1652 ईस्वी, जगदीश मंदिर पिछोरा झील के किनारे, लेखक है कृष्ण भट्ट। जानकारी मिलती है चारुमती विवाह की, हल्दी घाटी युद्ध की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये शिलालेख भी कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। धन्यवाद साथियों। जो भी इम्पोर्टेंट शिलालेख थे राजस्थान के, उनके पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजस्थान के इतिहास को हम न तो कहीं बीच से पढ़ेंगे कि आज मेवाड़ पढ़ लिया, कभी मारवाड़ पढ़ लिया, कभी महाराणा प्रताप पढ़ लिया। हम एक रेगुलर सिस्टम के साथ संपूर्ण इतिहास को पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर शिलालेख आपके कंप्लीट क्लियर हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं, तो भविष्य के अंदर राजस्थान के इतिहास को आप कहीं से भी पढ़ोगे, उस समय अगर उस इतिहास की जानकारी के स्रोत आपको पूछे जाएंगे तो वो कहाँ पे, शिलालेख ही मिलेंगे। जैसे हम चौहान वंश को ही पढ़ेंगे तो चौहान वंश के अंदर चौहान वंशों की उत्पत्ति के बारे में जो ही प्रश्न बनेगा तो उत्पत्ति के अंदर 2 शिलालेख आएंगे। बिजोलिया शिलालेख कहेगा कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, जबकि अपना घोसुंडी जो शिलालेख है, ये जो अपना शिलालेख कहेगा, ये इनको बताएगा सूर्यवंशी के नाम से जानकारी देगा। धन्यवाद मित्रों। परिश्रम क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।